मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इस पर वोल्टेज आ जाता है, इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब हम निकालेंगे कि ये वोल्टेज क्यों आएगा और कितना आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो, जब हम रॉड को चलाएंगे तो रॉड के संग इसके इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो करंट इधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर होगा। तो करंट इधर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आना चालू हो जाएंगे। फिर समझ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब रॉड चलेगी तो रॉड के संग इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं राइट, तो मतलब करंट हो गया इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम अगर फोर्स निकाले इलेक्ट्रॉन पर तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स नीचे आ रही है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स नीचे आएगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। तो नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की लगेगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जब ऊपर की तरफ लगेगी जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों फोर्स मिलके नेट रिजल्ट जीरो नहीं आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाए। तो पहले इसको लिख देता हूँ। व्हेन अ रॉड इज मूव्ड in magnetic field, when a rod is moved in magnetic field, electron also move along with rod. Electron also move along with rod. Force act on electron. कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउन डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन विल मूव डाउन, इलेक्ट्रॉन विल मूव डाउन। upper end of a rod, upper end of a rod become positive, lower end become negative, lower end become negative. Electric field is set up, electric field is set up from positive to negative, positive to negative. Force on electron, कौन सी फोर्स? अब की बार इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक टोटल फोर्स जीरो नहीं हो जाए। तो क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई है। टोटल मिला के लॉरेंस फोर्स जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम निकालेंगे कि कितना वोल्टेज आएगा इस रॉड के चलने से। तो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी क्रॉस बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में हमने रिलेशन पढ़ी है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, या डी वी वोल्टेज का फार्मूला पड़ा है माइनस ई डॉट डी एक्स।
तो हम क्या करेंगे, ई की जगह वैल्यू रख देंगे वी क्रॉस बी डॉट डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करके वोल्टेज मिलेगा जो ईएमएफ मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी वी वोल्टेज जीरो से लेके ई वोल्टेज माना है। और जब मैंने ई की वैल्यू माइनस रखी थी तो दो माइनस हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एक तो माइनस हो गया वी क्रॉस बी का, एक माइनस हो गया इस फॉर्मूले का, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वी क्रॉस बी डॉट डी एक्स, डी एक्स जो है स्मॉल एलिमेंट है, डी एक्स पे स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। टोटल लेंथ उसकी एल है रॉड की, तो रॉड की टोटल लेंथ एल है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा जीरो से लेके एल। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी लिमिट जीरो से लेके ई, वी क्रॉस बी डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट जीरो से लेके एल। तो ई आ रहा है वी क्रॉस बी, और अगर हम लिमिट रख दें तो डॉट एल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ डेवलप ऑन अ रॉड। अब देखिए इसके बारे में और भी डिटेल में जाते हैं तो हमें कुछ और कंक्लूजन मिलेंगे। E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। वी क्रॉस बी कैन बी रिटन एज वी वी साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल साइन थीटा ऐसे भी याद कर सकते हैं। और सिंपल याद करना है, अगर थीटा वैसे मैक्सिमम केसेस में 90 होता है तो E इज इक्वल टू बी वी एल भी याद कर सकते हैं। ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल टू बवाल, बच्चे बवाल बोलते हैं क्योंकि बहुत कठिन डेरिवेशन है, तो इसको बी वी एल कह देते हैं बवाल। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं, तो अगर मैं डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी डॉट बी क्रॉस एल। तो अब की बार क्रॉस प्रोडक्ट एल और बी के बीच में आ गया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट वी और बी के बीच में, मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ बी क्रॉस एल डॉट वी, ऐसे लिख सकते हैं। और अब मैं डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करूँ तो ये आ जाएगा बी डॉट एल क्रॉस वी। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट वी और बी के बीच में भी आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट बी और एल के बीच में भी आ रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट एल और वी के बीच में भी आ रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट जब जीरो होता है जब थीटा जीरो हो, यानी अगर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा डेरिवेशन किसी किताब में नहीं किया है, आपको समझ में जब ही आएगा जब आप इस डेरिवेशन को समझेंगे। इफ़ वी इज़ पैरेलल टू बी, अगर वी और बी पैरेलल है तो थीटा जीरो हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। ऐसे ही बी पैरेलल वी, ऐसे ही एल पैरेलल वी। अगर ये तीनों वेक्टर पहले केस में अगर वी पैरेलल बी हो जाए, बी पैरेलल एल हो जाए, एल पैरेलल वी हो जाए, तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो ये आगे भी रिजल्ट काम आएगा। और वैसे अगर आप ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू बी वी एल। रॉड है, ये वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो हमारा ई का फॉर्मूला था वी क्रॉस बी डॉट एल। अब मैं बताता हूँ इससे सिंपल फॉर्मूला कैसे बन गया। देखो बेटा V इधर है और B अंदर है, तो जब मैं V क्रॉस B करूँगा तो उसका डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आएगा V क्रॉस B, और लेंथ का भी डायरेक्शन यही है। तो V क्रॉस B इज पैरेलल टू L, and V cross B can be written as VB sin 90, और फिर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा से खुलता है, तो ये आ जाएगा VB sin 90 डॉट L की जगह आ जाएगा L cos 0।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा BVL। इस केस में जब एंगल नहीं है, जब एंगल यही दी हो, रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रही हो, तो EMF इंड्यूस का फार्मूला आ जाता है BVL। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम एक बात और समझेंगे। अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, तो हम इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं एक बैटरी जिसका ऊपर एंड पॉजिटिव, नीचे एंड नेगेटिव और वोल्टेज BVL। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया है मैंने। ये क्या बनाया है? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया है। मतलब अगर रॉड L लेंथ की रॉड V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, तो इस रॉड की जगह हम ऐसा मान सकते हैं कि बैटरी का ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव, और इस पे जो वोल्टेज है BVL। इस कंसेप्ट से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इसके, जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। रेल की दो पटरियां हैं, इस पे एक रॉड चल रही है V वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। मान लो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हमें करंट पूछ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट हम ऐसा बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस है जिसमें इन वाली रेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो इन्हें ऐसी वायर की तरह बना दो। बैटरी को मान लो BVL, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या आप इसमें सर्किट में करंट नहीं निकाल सकते? करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? BVL अपॉन R। क्या आप इस रॉड पर करंट इसमें ऊपर की तरफ होगा? अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा जिसमें करंट का डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। करंट इसमें ऊपर की तरफ होगा, I = BVL अपॉन R। क्या इस रॉड में फोर्स नहीं निकाल सकते? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? BIL। तो B इंटू BVL अपॉन R इंटू L, तो B² VL² अपॉन R। क्या हम इसे चलाने के लिए पावर नहीं निकाल सकते? पावर हो जाएगी, मैकेनिकल पावर कहते हैं। मैकेनिकल पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा B² VL² अपॉन R इंटू V। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा B² V² L² अपॉन R। और इलेक्ट्रिकल पावर अगर निकालनी हो तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आता है I²R। I की वैल्यू रख दूँ BVL अपॉन R का स्क्वायर इंटू R। सॉल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आ रहा है, B² V² L² अपॉन R। क्योंकि जो हम मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है, और कोई भी पावर लॉस नहीं हुई है, सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक ये रिजल्ट भी निकल के आता है लेंज लॉ का। अब देखते हैं बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। It is used to find direction of induced current, or induced EMF. Stretch forefinger, middle finger and thumb of right hand
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और राइट हैंड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट कर लें। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, thumb represent motion, then middle finger will give direction of induced current। मिडिल फिंगर से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिलेगा। क्या है ये, इसको समझते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं एक बात और भी बताऊंगा इसके अलावा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे कि रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। ध्यान से समझना बेटा इस बात को। आज हाथ मेरे गंदे हो गए हैं इंक से, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर अंगूठा बता रहा है, तो ध्यान रखना, लगा के दिखा रहा हूँ। ये नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाता है और ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर है, तो ये वाला नीचे वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को भी दिखाती है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मिडिल फिंगर से मिलेगा। फिर समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर राइट है, तो अंगूठा राइट, तो ये वाला सिरा, नीचे वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। पहले भी बताया था एक बार, ऊपर वाला पॉजिटिव बताया था, ये रूल से बताया है। पहले मैंने आपको फोर्स निकाल के समझाया था कि कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा इस रॉड में। सपोज इसे ऐसे समझ ले, रॉड चल रही है तो बैटरी बन जाएगी, तो ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, और रॉड में इंड्यूस करंट ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से चलेगा। मान लो ये रेजिस्टेंस लगा है तो ऐसे चलेगा। ये इसका डायग्राम हो गया, ऐसा समझ सकते हैं इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मोशन ऑफ कंडक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है और लेंथ एल है, तो हमने ये तो निकाल ही लिया था कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा बीवीएल। अब हमने ये निकाला है, ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो बैटरी का ये लंबा वाला जो डंडा होता है पॉजिटिव के लिए होता है, ये नेगेटिव के लिए होता है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। और रॉड में इंड्यूस करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, तो इधर हम करंट मार्क करेंगे तो ऐसे जाएगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फैराडे का राइट हैंड रूल यूज़ करा जाता है। क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बहुत जगह काम आता है। ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग कर लेना। जैसे एक रॉड है, इसको आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो ऐसे, तो आपको निकालना है अगर रॉड की लेंथ एल है तो इस पर कितना वोल्टेज आ जाएगा। तो ध्यान रखो, पहली बात तो रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि ओमेगा सबका सेम है, आर सबका अलग है। तो वी बराबर ओमेगा आर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में सर्कुलर चैप्टर में, तो वी बराबर ओमेगा आर होता है। तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ऐसे केस में, एक्स दूरी पर डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट ले लो, इसकी स्पीड वी मान लो। तो पहले इस पर ई एम एफ इंड्यूस निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लिए, अभी निकालेंगे कौन सा एंड पॉजिटिव है, पहले ई एम एफ निकाल लेते हैं। स्मॉल ई एम एफ होगा बी वी एल, यानी एल की जगह डी एक्स। ई एम एफ इंड्यूस का फॉर्मूला बी वी एल था ना, तो बी वी डी एक्स ले लिया, लेंथ की जगह डी एक्स ले लिया। अब डी ई हो जाएगा बी, वी की जगह आ जाएगा ओमेगा एक्स डी एक्स।
अब टोटल ईएमएफ निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जीरो से लेके एल, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एल तक जा रही है, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। तो बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एल। तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। तो फार्मूला आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसमें एक ये निकालते हैं कौन सा एंड नेगेटिव होगा कौन सा एंड पॉजिटिव होगा। देखो अभी भी मेरे हाथ पे निशान बने हुए हैं, तो अभी निकाल के बता रहा हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर, मोशन इधर, ये ओमेगा जहाँ जा रहा है ये मोशन हो गया। तो ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, अरे ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी ऊपर वाला नेगेटिव होगा नीचे वाला पॉजिटिव होगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ का साइन निकालने के काम आ जाता है, इससे कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में बता देता हूँ। कह रहा है बहुत सारी रॉड रख लेंगे, मान लो एन रॉड्स लग रही हैं, एन रॉड्स लग रही हैं, अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चे एन से मल्टीप्लाई करे आते हैं, एन रॉड्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर लो सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है, तो एन रॉड्स का हाफ बी एन ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। गलत हो गया भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। तो इसको देखो आप ऐसे समझो, इसका इक्विवेलेंट बनाओ। इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, एक रॉड एक बैटरी की तरह काम कर रही है, तो ये एक बैटरी हो गई, ऊपर वाला नेगेटिव था नीचे वाला पॉजिटिव था, ये दूसरी बैटरी हो गई, फिर ये तीसरी बैटरी हो गई, ऐसे बहुत सारी बैटरियाँ हो गई, एन बैटरी हो गई। लेकिन सारी बैटरी किसमें है, एन बैटरीज आर इन पैरेलल। तो हमने पैरेलल में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जब एन बैटरीज पैरेलल में होती हैं तो ईएमएफ वही रहता है जो एक बैटरी का हो। तो इसका आंसर ईएमएफ वही रहेगा जो एक बैटरी का हो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये बोर्ड में भी आ चुका है, कंपटीशन में भी आ चुका है। तो एक रॉड का ईएमएफ इंड्यूस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और अगर एन रॉड्स होती हैं तब भी ईएमएफ इंड्यूस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही होता है। मोशनल ईएमएफ का एग्जाम्पल, 1 मीटर लॉन्ग वायर is moving in magnetic field of 0.8 Tesla with velocity 2 meter per second, perpendicular to length, perpendicular to length. Calculate EMF induced. If wire is moving parallel to magnetic field, what would be EMF induced? तो बेटा जब परपेंडिकुलरली मूव करेगी तो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला होता है BVL। तो B दे रखा है तुमको 0.8, V दे रखा है 2 और लेंथ दे रखी है 1, तो EMF इंड्यूस आ जाएगा 1.6 वोल्ट। EMF इंड्यूस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा। थीटा बी और वी के बीच का भी एंगल हो सकता है, थीटा वी और एल के बीच का भी हो सकता है, थीटा एल और बी के बीच का भी हो सकता है। इस केस में हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकंड केस में 0, साइन 0 आ गया।
लिख देता हूँ BVL साइन 0, तो EMF इंड्यूस 0 हो जाएगा। पहले भी बताया था अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, B और V पैरेलल हो जाएं, V और L पैरेलल हो जाएं, या L और B पैरेलल हो जाएं, इस केस में EMF इंड्यूस 0 ही आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये PQ एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, और एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ 3 ओम। इफ magnetic field is applied perpendicular and rod PQ is moved with velocity 2 meter per second and length of PQ is 1 meter. Resistance of PQ is 2 ohm. Find external force required to keep conductor moving with uniform velocity। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला। अब देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इसको अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट माने तो ये जो रॉड है ये चल रही है तुम्हारी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये रॉड चलेगी तो एक बैटरी बन जाएगी, उस बैटरी का EMF क्या होगा BVL। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमको दे रखी है 2, वेलोसिटी हमको दे रखी है 2 और लेंथ दे रखी है 1, तो 4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो इस सर्किट को चेंज करके 4 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं। ऊपर वाला एंड पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बाहर भी हो सकती है अंदर भी हो सकती है। अंदर मान लो तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाला एंड नेगेटिव मान लिया। और इस वायर का रेजिस्टेंस 2 दे रखा है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ PQ 2 है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 है। अब हम इसमें से इस PQ वायर में से करंट निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया है मैग्नेटिक सर्किट की जगह। तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। मैग्नेटिक सर्किट को 6 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/6 + 1/3। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 पैरेलल में 2। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 आया, नया डायग्राम बना के समझा देता हूँ। इनका रेजिस्टेंस 2 आया और ये 4 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है। तो करंट हो जाएगा 4/2 + 2 यानी कि 1 एम्पियर। अब इस वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हमें निकालनी है फोर्स कितनी लगेगी इसे चलाने के लिए। तो फोर्स का फार्मूला होता है BIL। B तुमको दे रखा था 2, करंट तुमको मिल गया 1 और लेंथ मिल गई 1, तो 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी इसे चलाने के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।